हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में। इस डिजीज में स्पाइन और ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो इफेक्ट होता है और इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो अगर सभी लोग जानते हैं। देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में स्पाइना बाइफिडा इस मेजर कैटेगरी और काफ़ी कॉमनली होता है। अदर देन दैट बाकी टाइप्स क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉजेस क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के होने का और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस डिजीज के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट सबके लिए क्यों है, बिकॉज बाय द टाइम जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होती है एक फीमेल को, अगर ये प्लान प्रेगनेंसी नहीं है तो उस टाइम तक ऑलरेडी जो न्यूरल ट्यूब है हमारा, उससे स्पाइन और ब्रेन का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और अगर डिफेक्ट का फॉर्मेशन होना है तो वो हो गया होता है। बिफोर हैंड अगर इसके बारे में नहीं पता है तो जो भी प्रिवेंशन हम मेजर्स की बात करते हैं तो वो मिस हो जाते हैं एंड ये डिफेक्ट ऑलरेडी हो गया होता है। आफ्टर दैट कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता होता जिससे इसकी रिकवरी जो है की जाए, अदर देन कि हम लेटर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम सर्जिकल करेक्शन करते हैं। सो इस डिजीज का मालूम चलता है इनिशियल के स्कैन में ही, अल्ट्रासोनोग्राफी पे। अगर 8 वीक्स का जो स्कैन रूटीन प्रेगनेंसी कंफर्मेशन जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें अगर मेजर डिफेक्ट है, ब्रेन का ही फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर मेजर क्रेनियल कैसिस है, वर्टिब्री का बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जसिस्ट है, वो नज़र में आ जाता है इनिशियल स्कैन में ही। एंड मेजर अगर डिफेक्ट है तो फर्दर जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा बेबी फ्लूइड में जिसमें रहता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, अगर हम उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं तो फीटल एएफपी लेवल्स उसमें रेज्ड होते हैं अगर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर है। अगर क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो दोज माइट नॉट बी रेज्ड। ओपन और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या है फर्दर इस वीडियो में हम उसके बारे में समझेंगे। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो की रोल प्ले करती है इस डिफेक्ट के होने में। इसीलिए इस वीडियो का इतना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज 50 to 60% जो केसेस है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। टाइमली अगर सप्लीमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए जाए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही, अगर 1 मंथ प्रायर ही अगर फोलिक एसिड लेना स्टार्ट किया जाए, अगर प्रीवियस डिफेक्ट ऑलरेडी है, प्रीवियस बेबी में पहले के बच्चे में अगर ऑलरेडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का प्रॉब्लम रहा है तो 3 मंथ्स प्रायर ही प्रेगनेंसी के प्लान से जो है वो फोलिक एसिड स्टार्ट किया कर दिया जाए सप्लीमेंट लेना, तो ये डिजीज़ का प्रिवेंशन काफ़ी हद तक जो है वो पॉसिबल है। बिकॉज फोलेट जिसको हम विटामिन B9 या फोलिक एसिड भी कहते हैं, उसका एक की रोल है डीएनए की सिंथेसिस में। डीएनए का सिंथेसिस जो है वो काफ़ी रैपिडली हो रहा होता है न्यूरलेशन के प्रोसेस में, और जब उसमें डेफिशिएंसी अगर फोलेट की हो तो वो डेफिशिएंसी जो है वो उस प्रोसेस को हैम्पर कर सकती है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के अलावा अगर बात करें तो जो सीजर्स के लिए एंटी सीजर ड्रग्स जो यूज़ करी जाती है उनका भी काफ़ी रोल जो है वो न्यूरुलेशन के प्रोसेस को हैम्पर करने में माना गया है, बिकॉज डीएनए की सिंथेसिस के साथ ये भी एसोसिएटेड होता है। कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को जो है वो एंटी सीजर ड्रग्स जो है वो इफेक्ट करती है। सोडियम वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ापिन का मेजर रोल रहता है इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में। अगर एंटी सीजर ड्रग ऑलरेडी चल रहे हैं अगर किसी फीमेल को और वो कंसीव कर रही है, जब प्लान कर रही है, तो उसको स्पेसिफिकली डिस्कस करना है अपने क्लिनिशियन के साथ टू चेंज द डोजेज, और फिजिबल है तो एक ही ड्रग लिया जाए रादर देन 2 ड्रग्स लेने के, और डोजेस को भी, ड्रग की डोज को भी मिनिमाइज रखा जाए जस्ट टू प्रिवेंट सीजर, सो दैट बेबी पे जो साइड इफेक्ट है वो इसका ना हो। इसके अलावा ओबेसिटी और का प्रॉब्लम और डायबिटीज मेलाइटिस का प्रॉब्लम जो है वो भी इसके साथ, डिजीज के साथ काफ़ी एसोसिएटेड देखा गया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर पेशेंट में है, अदर देन फोलिक एसिड, बाकी न्यूट्रिशनल ओवरऑल डेवलपमेंट है तो भी जो है ये
प्रोसेस जो न्यूरोलेशन का है, न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन का है, वो इफेक्ट होता है। तो न्यूट्रिशन का भी खास ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, जब प्रेगनेंसी जो है जस्ट अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो it's better to plan the pregnancy prior rather than just randomly having pregnancy, because it's very important कि आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो और उसका जजमेंट जो है वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड बाय द टाइम आप लोग जानते हैं कि अभी प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो उससे पहले बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो बॉडी के हैं, वो बन भी चुके होते हैं। और अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो उसमें कोई खास चेंज जो है वो लेटर प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं किया जा सकता होता है। एंड अगर फिजिबल है तो बाद में इन पेशेंट्स में जो है वो सर्जिकल करेक्शंस जो है वो करनी पड़ सकती होती है। सो प्रिवेंशन के लिए पहले ही प्लान प्रेगनेंसी करें, अपने न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स का स्पेशली फॉर इनिशियल 8 to 12 वीक्स तक जो है पहले 2 से 3 महीने में जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर मेजर डिफेक्ट है लाइक ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब मेजर ब्रेन का स्पाइन का जो है वो डिफेक्ट है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को जो है वो डिसकंटिन्यू करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जन आपको एडवाइस करेगा, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को एडवाइस में देगा, आपको एडवाइस में देगा। बिकॉज ऐसा बेबी का जो सर्वाइवल है, अगर प्रेगनेंसी थ्रू द प्रेगनेंसी अगर सर्वाइव भी कर रहा है अंदर, तो बाहर जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज होगा बर्थ के बाद, तो बेबी जो है फ्यू आवर्स और फ्यू डेज जो है वही सर्वाइव करता है, उससे ज़्यादा बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम डिसकंटिन्यू करना ही जो है वो एडवाइस करते हैं। अगर डिफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो हैम्पर नहीं हुआ है, स्पाइन का फॉर्मेशन जो है वो भी इट्स ओके ओनली, एंड कोई स्पेसिफिक प्लेस पे डिफेक्ट है, तो उसको सर्जिकली जो है बाद में हम आफ्टर बर्थ करेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यू सेंटर्स जिसमें फीटल सर्जरीज जो है वो पॉसिबल है, तो इंट्रा फीटल फेज में ही यानी कि बच्चा पेट के अंदर होने पे ही वहीं पे उसको सर्जरी करके उसको उस प्रॉब्लम से फ्री किया जाता है। बट मेजॉरिटी केसेस में जहाँ पे फीटल सर्जरीज का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे बर्थ होने के बाद जो है इन बच्चों को सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अगर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट, स्पाइन में जो हमारे नर्व फाइबर्स रहते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, अगर उनका मेजर जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एंट्रैपमेंट नहीं हुआ है उस डिफेक्ट में, तो ऐसे बच्चों को जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, फंक्शनल डिफेक्ट जो है वो कम होता है और बेटर क्वालिटी इनकी रहती है। लाइक इनको ब्लैडर बाउल का कंट्रोल अच्छा होता है, यूरिन और स्टूल पास करने में कंट्रोल इनका बेटर होता है, लेग्स में इनका मोटर कंट्रोल अच्छा होता है, बच्चे इजीली डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। वाइल इन अदर केस अगर डिफेक्ट में नर्व्स का इंट्रैपमेंट हो रखा है, नर्व्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं और वो भी अच्छे से बने नहीं हैं, फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो इन केसेस में फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है जिसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में स्टार्ट से ही जो मसल स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी, लेग्स का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, ब्लैडर और यूरिन पे इनका कंट्रोल नहीं होगा, या फिर स्टूल पास करने पे इनका कंट्रोल नहीं होगा, इनकॉन्टिनेंस होगा। तो इन पेशेंट्स में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ऑन द पोर साइड रहता है। सर्जरी की बात करें तो एक्सीजन उसका सिस्ट का किया जाता है, नर्व्स को बचाते हुए, नर्व्स को अंदर जो फंक्शनल नर्व्स हमें देखने को मिलती हैं उनको वापस स्पाइन में रिप्लेस किया जाता है, अंदर डाला जाता है, एंड बाहर से जो कवरिंग्स हैं ड्यूरा की कवरिंग दी जाती है, एंड आफ्टर दैट मसल का प्रॉपर कवर दे के स्किन को क्लोज किया जाता है। अगर मेजर लार्ज डिफेक्ट है तो हमें नियर बाई एडजेसेंट टिश्यू से पास वाले टिश्यू से मसल का फ्लैप भी जो है वो रोटेट करके उस डिफेक्ट को कवर करने के लिए यूज़ करना पड़ सकता है, और सम मैशेस एंड अदर मेजर जो है वो भी हमें देने पड़ सकते हैं टू क्लोज द लार्ज डिफेक्ट्स। हाइड्रोकेफलस इस डिजीज़ के साथ काफ़ी एसोसिएटेड रहता है, जिसमें कि सिर में पानी बच्चे को बढ़ जाता है, सिर का साइज बड़ा हो जाता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जिसको हम क्लिनिकली अगर लार्ज हेड साइज है तो क्लिनिकली हमें दिख सकता है, और अगर हेड साइज में कोई चेंज नहीं है तो हम अल्ट्रासाउंड जैसे स्कैन करके कंफर्म कर सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ साथ हाइड्रोकेफलस तो नहीं है बेबीज को। तो अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट जो प्लान है वो उसमें लिटिल चेंज कैन बी देयर,
कि पहले सर्जरी और पहले सेटल डाउन हेड्रोकफ्लस को करना है या स्पाइन डिफेक्ट को करना है। सो इट्स नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हाइड्रोकफ्लस रहेगा ही रहेगा, बट मैनी केसेस हाइड्रोकफ्लस के होते हैं। सो न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए हमें बेसिस को जानना होगा कि एक बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मदर और फादर के दो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद सिंगल सेल फॉर्मेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। एंड इन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो सेल है वो डिवाइड करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं, रीपोजिशनिंग करते हैं। सो फाइनली जो इनिशियल डिवीजन का प्रोसेस ये सारा सेल्स का रहता है टू अलाइनमेंट इनटू द मल्टीपल लेयर्स, तो इसे जर्मिनल जो है वो पीरियड कहा जाता है। फ्रॉम 3 अप टू 3 वीक्स ये चलता है, एंड 3 वीक से लेके 8 वीक्स तक वो एम्ब्रियोनल फेज रहता है। इसमें मेजर ऑर्गन्स का जो वो है वो फॉर्मेशन होता है विद द रीओरिएंटेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। 9 वीक से ऑनवर्ड्स अप टू बर्थ, दैट इज 9 मंथ्स तक जो पूरी प्रेगनेंसी है उसमें, उस ड्यूरेशन में बेबी के डेवलपमेंट फेज को फीटल फेज कहा जाता है और वो फिटेस्ट होता है। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन जो है, इस प्रोसेस को न्यूरुलेशन कहा जाता है। एंड न्यूरुलेशन का प्रोसेस जो है वो 3 वीक्स पे स्टार्ट होता है, दैट इज 21 डे ऑफ आफ्टर द फ्यूजन ऑफ बोथ द सेल्स टुगेदर। तो इनिशियल सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स हैं वो अलाइन करते हैं 3 लेयर्स में इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क। सबसे टॉप का जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड देन द एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है वो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, सरफेस लेयर है, वो सरफेस एक्टोडर्म बनाता है एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है, एंड फ्यू अदर स्ट्रक्चर्स लाइक पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड अदर न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स। इस फॉर्मेशन के प्रोसेस में इनिशियली जो है वो जो टिश्यू का जो 2D डायमेंशन में जो सेल डिवीजन हो रखा है प्लेट की फॉर्म में, वो न्यूरल प्लेट जो है उसका फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड बीच में ग्रूव बनता है, एंड सब्सिक्वेंटली फोल्डिंग के बाद जो है वो ट्यूब का धीरे धीरे जो है वो क्लोजर हो जाता है। नाउ न्यूरल ट्यूब का कंप्लीट क्लोजर होने के बाद बोथ साइड अपर एंड लोअर पोर्शन में जो है वो 2 ओपनिंग्स रहेंगी। अपर ओपनिंग को रोस्ट्रल जो है न्यूरोपोर कहा जाएगा और एंटीरियर न्यूरोपोर कहा जाएगा, एंड जो बॉटम की ओपनिंग रहती है उसको पोस्टीरियर न्यूरोपोर कहा जाता है, या कॉटल न्यूरोपोर कहा जाता है। अगर एंटीरियर न्यूरोपोर का क्लोजर का जो है वो डिफेक्ट रह जाता है तो इसमें ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, स्कल में डिफेक्ट रह जाते हैं और ब्रेन का भी डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होता है। अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर का जो क्लोजर अगर इफेक्ट होता है तो सेक्रल रीजन में हमें जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट, इन बिटवीन द प्रोसेस जो फोल्डिंग का हमारा चल रहा है उसमें किसी भी पॉइंट स्पाइन के किसी भी पोर्शन में जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। इमरजेंसी केसेस में अगर लीकेज है फ्लूइड का, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो स्पाइन में और ब्रेन में जो है वो मूवमेंट होता रहता है उसका, अगर वो फ्लूइड का जो रसोली बनी है उसका काफ़ी थिन सरफेस है, आउटर सरफेस काफ़ी थिन आउट है, स्किन काफ़ी एट टाइम्स थिन आउट होती है और एट टाइम वहाँ से रप्चर या लीकेज भी होते हैं CSF का, तो इन केसेस में एडमिशन इज नेसेसरी। IV एंटीबायोटिक्स जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन बच्चों को जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स हैं या ब्रेन की कवरिंग हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो काफ़ी सीवियर फॉर्म ले सकता है, बच्चे को दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है और जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इन केस आउटर लाइनिंग काफ़ी थिन है, अगर सिस्ट का या रप्चर है तो टेक केयर करें बेबी का और इमीडिएटली जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन को अप्रोच करें ताकि उसका मैनेजमेंट जो है वो फर्दर अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर पाए और
बच्चे को एडमिशन करके एंटीबायोटिक्स दे के स्टेबलाइज करके अगर सर्जरी फिजिबल है तो टाइमली जो है वो सर्जरी ले पाए। काफ़ी थिन सरफेस में आ टाइम सर्जरी फिजिबल नहीं होती है इनिशियली, तो मर्क्यूरोक्रोम करके जो ड्रॉप्स हैं वो हम डालते हैं। उससे क्या रहता है कि जो थिन आउट स्किन है या टिश्यू है जो कवर कर रहा है सिस्ट को, उसकी लिटिल हार्डनिंग हो जाती है। और वो धीरे धीरे अगर हार्डनिंग होने के बाद लेटर ऑन जब हम कुछ वेट करके 1 2 और 4 मंथ्स 3 4 मंथ्स वेट करके जब हम ऑपरेट करते हैं इन पेशेंट्स को, तो हमें ऑपरेशन करने में जो है वो बेटर फिजिबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा बैक पे बड़ी स्वेलिंग अगर है तो बच्चे को लेटर ही लेटाना है, यानी कि टेढ़ा लेटाना है, स्वेलिंग पे नहीं लेटाना है, सो दैट उसका रप्चर होने का, लीकेज होने का, फटने का जो चांस है वो ना हो और बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जाए। इनको नर्सिंग भी यूजुअली दूध भी जो पिलाया जा रहा है या फीडिंग भी जो करवाई जा रही है तो लेटर पोजीशन में ही रखा जाता है, क्योंकि यूजुअली बैक में जो स्पाइन है उसमें स्वेलिंग रहता है एंड एट टाइम जो है वो रप्चर होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। सो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने के बाद वी एक्सपेक्ट कि ये जो वीडियो है काफ़ी जो लोगों तक पहुँचे और काफ़ी लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठा पाएँ, टाइमली इस प्रॉब्लम को होने से रोक पाएँ, और अगर प्रॉब्लम है तो टाइमली इसको मैनेज कर पाएँ और बिना स्ट्रेस के वाइज भी जो है वो टैकल कर पाएँ। एंड पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी जब वो जाते हैं तो वो डिजीज़ क्या है उसको अंडरस्टैंड करने में वो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, बहुत फिजिबल होगा, कि बिकॉज काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करी गई है। मेडिकल एस्पेक्ट्स, सर्जिकल एस्पेक्ट्स, प्रेगनेंसी के दौरान की सारी जो है वो प्रिवेंशन मेजर्स एंड उसके बाद बेबी फॉर्म कैसे हो रहा है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया गया है। तो आई थिंक काफ़ी यूजफुल ये आप सभी के लिए जानकारी रही होगी। सो थैंक यू।